हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो क्लास हम लोग ले चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो नए हैं, अभी तक नहीं देखे, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। सीरियल वाइज हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके पूछे गए हैं और बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब सीटेट का एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, तो इसके जो सब्जेक्ट वाइज जितने क्वेश्चन थे आपके सीडीपी के, ईवीएस के, मैथमेटिक्स के और आपका हिंदी, इंग्लिश, जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 21 जनवरी का पेपर, जिसमें से 21 जनवरी में से अगर सीडीपी हम देखें, सीडीपी तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो आपकी ईवीएस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 21 जनवरी 2024 को, उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, चाहे पेडागोजी के क्वेश्चन हो या फिर कंटेंट के क्वेश्चन हो। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ क्वेश्चन दे के बहुत सारे अभ्यर्थी, जिस तरह से अभी कथन कारण के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभ्यर्थी जो है वहां पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपको पैटर्न नहीं पता होगा कि हाँ सीटेट किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें छोड़नी चाहिए, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं बताते हुए चलूंगी, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ जानना है आपको यहाँ पे। साथ ही दोस्तों ईवीएस का मैं बता दूं, ईवीएस का मैं क्लास दे रही हूँ जिसमें से 10 क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, डेली आपको मिल रही है। उस क्लास को आप जो है देखिएगा सीरियल वाइज। उसमें जो है दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी का जो पेज है उसको भी मैंने अटैच किया है, तो आपका जो एनसीईआरटी है ना पूरा, वो पूरा कवर हो जाएगा वहां पे। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका जो 30 नंबर है ना ईवीएस का, वो कहीं जाने वाला नहीं अगर आप उसे पूरा देख लेंगे तो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले आप लोग जो है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और प्लीज जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से जो भी क्लास मिले आपको टाइम पर मिलती रहे, और जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है, तो वो आपको जो भी मिलेगी यहाँ पे विजडम मास्टर चैनल से, वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक होगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उत्तर चुने। जौहर से संबंधित पूछा गया है, तो ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। इसको अभी देख लेते हैं। ये पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ये आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो जौहर से संबंधित पूछा गया है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ये पानी से अशुद्धियों का फिल्टर करता है, ये नहीं होगा। आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, ये भी नहीं। ये नदियों से पानी इकट्ठा करता नहीं, ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तो यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं आपके सीटेट ईवीएस में, वो भी देखेंगे तो जो एनसीईआरटी की लाइन है ना वही मेंशन किया गया पेडागोजी में भी। तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, तभी जो है आप उस क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो दोस्तों आप जो मैंने एनसीईआरटी वाला क्लास जो दे रही हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी का पेज भी है, वहां पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। इससे आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से बार बार उठाए जा रहे हैं, जहां से सीटेट बार बार क्वेश्चन कर रहा है, वो आप देखिए। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो क्या पूरा पढ़ के भी आप जो है शायद न सॉल्व कर पाए। हमें ये जरूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि सीडीपी का जो मैं इससे पहले क्लास दी थी सीडीपी में भी, तो मैंने बताया था कि जीन पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं। अगर आप इन 4 टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 से 12 नंबर आपका सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन आता है ना, उसमें से 10-12 नंबर आपका सिर्फ 4 टॉपिक से कवर हो जाएगा। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है, कहाँ पे वो छोड़ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ले रहा है, कौन सा हमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपको लिए ज्यादा जरूरी है। तो मैं सब कुछ बताते हुए चल रही हूँ, आप इस तरह से फॉलो करेंगे दोस्तों, चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तो फिर जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है कि छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। यहाँ पे भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ये तो नहीं होगा आपका। सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का जो है प्रदर्शन, इसमें ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, ये आपको बताना है। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना है। भारत की, इसको अभी देख लेते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी
चित्र की बात की गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे पकाने के प्रदर्शन की बात हुई है। यहाँ भी देखेंगे खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाने की बात की गई है। जबकि इसमें पूछा गया है कि भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो पूछताछ में अगर देखेंगे दोस्तों तो थर्ड वाला ऑप्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। जब उनसे पता लगाने के लिए कहेंगे तो वो पूछेंगे, पूछ कर ही तो सारी चीजें उनको जानकारी जो प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपका आंसर वही निकल जाएगा। यहाँ पे पूछताछ बोला गया है। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो हर जगह जो है आपको चित्र दिख रहा है, यहाँ पकाने का प्रदर्शन दिख रहा है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहा गया है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वही यही करेक्ट हो जाएगा। यही सारी चीजें आपको जो है पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देना है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पेडागोजी जो है आपको रटनी है, इसको बस समझना है आपको। क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन आंसर अपने आप आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 63। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। अभिसारी प्रश्न है या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है या फिर तथ्यात्मक प्रश्न है। एक ईवीएस शिक्षिका है, वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न कैसा प्रश्न है, तो ये दोस्तों विश्लेषणात्मक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म, ये चैप्टर है एनसीईआरटी में, और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है। इसलिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों, अगर जो मैं ईवीएस का जो क्लास दे रही हूँ 10 क्वेश्चन, उसके साथ जो मैंने एनसीईआरटी का पेज पूरी एनसीईआरटी कवर की है, आप उसे जरूर देखिएगा। पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। ईवीएस टोटल आपकी एनसीईआरटी से ही आती है। वहीदा का प्रिज्म जो है ना, ये चैप्टर है पूरा एनसीईआरटी में। अब फर्स्ट में दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बी है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। डी दिया गया, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो जब आप जो वहीदा का प्रिज्म है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तब तो यहाँ पे आसानी से इसका आंसर कर ले जाएंगे। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोग नहीं आंसर कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से दिया है। ये टोटल जो आपकी क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो 1st to 5th का पेपर फर्स्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 3rd, 4th क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी जो है, यहीं से आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो उसी में का ये चैप्टर है वहीदा का प्रिज्म, और वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग जिन लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। बाकी लोग को जो मैं अभी बता ही रही हूँ, फिलहाल जिन लोगों ने पढ़ा है आप लोग अपने आंसर करिए। यहाँ पे पहला दिया गया है कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। वहीदा का प्रिज्म है, वो जो है नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट होगा ही, क्योंकि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। और यहाँ पे बी दिया गया है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये नहीं है उसमें। डी है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ए बी सी है, बी सी डी है, इसमें सी डी सिर्फ है, तो बी डी ए, ये वाला जो ऑप्शन है 4th वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। अब देख पा रहे होंगे कि ए बी सी डी करके दिया है। अब इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपका जो सीटेट का एग्जाम है ना, इसमें टाइम भी आपको मैनेज करना है। क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है वही उतना बड़ा है। फिर उसके बाद जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन में भी आपको सही गलत देखना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में जो है टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा सीटेट में, वरना बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके क्वेश्चन छूट जाते हैं इसी वजह से। इससे पहले आपको बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम से पहले। तो आप लोग भी इसके आंसर करिए। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी है।
चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, जहां याद करने की बात आए ये नहीं होगा, समझना है उसको। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना, ये भी करेक्ट होगा। तो इसमें से ए, बी और डी किस ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ए, बी और डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी को अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, और सेकंड दिया गया पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, थर्ड दिया गया परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, फोर्थ दिया गया अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। आप लोग भी अपने आंसर करिए यहाँ पे। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित की जाती है? प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, ये तो नहीं होगा। पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, यही होगा। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉक्टर मरीज में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है आपका। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, सेकेंड है उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, या फिर जो है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, या फिर उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। डॉक्टर जो है मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होगा, उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको इसका जो पूरा डिटेल है, इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को मैंने लिया है साथ में इसके साथ जो एनसीईआरटी में मधुमक्खियों से रिलेटेड जो पूरा डिटेल दिया गया उस चैप्टर में, उस डिटेल को मैंने वहां पे पूरा एनसीईआरटी का जो पेज है वहां पे अटैच किया है। तो आप, वो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 5 से 6 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। इस तरह का जो, जैसे हाथी से रिलेटेड आपके बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी टॉपिक आपका। मधुमक्खियों से रिलेटेड आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका ABCD करके ऑप्शन दे रहा है, फिर उसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप जब उसके बारे में डिटेल पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो हाथियों के बारे में भी मैंने दिया है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है मधुमक्खियों के बारे में। इस तरह से छोटी छोटी वीडियो है, अगर आप उसे देख लेंगे ना तो फिर आपके ये जो क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन उसमें कितना भी बदलाव करेगा, उसमें आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी की लाइन है वही उसमें ऑप्शन में देखने को मिलेगी, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ए दिया गया है यहाँ पे, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बिल्कुल सही है। और बी दिया गया है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, ये नहीं होगा। सी है, छत्ते में, इसका पूरा डिटेल दोस्तों मैंने बताया उस वीडियो में, आप लोग देखिएगा। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। तो ये भी आपका इसमें कथन जो सही है वो पूछा गया है, तो ये भी सही नहीं है। आप एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो है आपका करेक्ट है। ए और डी किस ऑप्शन में आप देख, ABCD AC, ए और डी फोर्थ ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। बी और सी आपका करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी के पेज में दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे इसके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दे रही हूँ। आप उस वीडियो को, मधुमक्खी से रिलेटेड जो मैंने बताया है डिटेल पूरा, इसमें कमेंट बॉक्स में आप एक लिंक है उस पर क्लिक करिएगा तो वो पूरी वीडियो आप देख सकेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है, नहीं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, क्या जो है पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, नहीं। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। फोर्थ दिया गया, शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है।
अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ है तो फर्स्ट सेकेंड आपका है ही नहीं। विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी जो है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का क्या नाम है ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया है दार्जिलिंग चिड़िया, टेलर बर्ड या फिर वीवर बर्ड या फिर इंडियन रॉबिन या फिर सन बर्ड। इसको तो आप लोग बता लेंगे अगर पढ़े होंगे तो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा आप लोगों ने तो बता लेंगे। फिलहाल आप लोग जो है इसका आंसर करिए। इसमें जो है दोस्तों जो नर पक्षी होते हैं ना वो घोंसले बनाते हैं, बहुत सारे घोंसले बनाते हैं। उसमें से जो मादा जब पक्षी होती है उसको देखती है, उसको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में जो है वो अंडे देती है। तो वो कौन सा पक्षी है? वो है आपका वीवर पक्षी, वीवर बर्ड। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दार्जिलिंग चिड़िया जो है दोस्तों ये जो है पत्तों को सील कर घोंसला अपना बनाती है दार्जिलिंग चिड़िया, तो ये आपका वीवर है, इसका करेक्ट आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर सीलने की बात करें कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पत्तों को सील कर जो है घोंसला, अपनी चोंच से पत्तों को सील कर घोंसला बनाती है, तो वो दार्जिलिंग चिड़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए दिया गया है यहाँ पे, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। और बी दिया गया है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पे लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ये तो करेक्ट है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व, नहीं ये गलत है। तो ए इसमें सही है, बी गलत है। तो आप किस ऑप्शन में देख सकते हैं, दोनों ए और बी सही है, नहीं दोनों ए और बी सही नहीं है, नहीं ए सही है परंतु बी गलत है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? बाल केंद्रित रणनीतियों को इसमें से कौन सबसे अच्छा दर्शाता है ये बताना है। चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण, इसमें से कौन कौन सा? चर्चा तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। प्रदर्शन क्या होगा? नहीं। व्याख्यान नहीं। सर्वेक्षण होगा। यानी ए और डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी किस में देख सकते हैं? सी डी बी सी ए बी। ए और डी आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, इसको आपको ध्यान देना है। और मैप से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इससे जो आपका 7 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें भी जो मैप से क्वेश्चन था मैंने आपको पूरा डिटेल सॉल्व करके बताया था, उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ लेंगे तो उसे कर लेंगे, 1 नंबर वहां पे आपका फिक्स रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पोचमपल्ली, खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तमिलनाडु का, या फिर कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र, या फिर तेलंगाना? पोचमपल्ली जो है ये किसका भाग है? तेलंगाना का। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? ए दिया गया है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। बी दिया गया है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। सी दिया गया है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। डी दिया गया है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर के एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना की जहां बात आ जाए, रटना याद करना ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बी दिया गया जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी होगा। और चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन, ये भी होगा। यानी बी सी और डी, जहां पे ए आपका है ऐसे ही कट जाएगा तो आपका एक ही बचेगा। जब आपका ए कट गया आप देख सकते हैं सीधा आपको आंसर मिल जाएगा बी सी और डी। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। ए ऑप्शन में दिया गया आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। बी है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। सी है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। डी है जानवर को परिभाषित करो। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। आसपास के विभिन्न जानवरों को इसमें से पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो उपयुक्त नहीं है वही आपको बताना है। जो दोस्तों जहां भी नहीं वर्ड आए ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे आप हाँ करके चले आएंगे फिर जो है आपका एक नंबर वहां पे चला जाएगा। तो इस वजह से जहां भी नहीं वर्ड आएगा आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो इसमें से नहीं ही बताना है। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। देख लेते इसको। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। जानवरों को परिभाषित करो। छात्रों के लिए उपयुक्त जो नहीं है वही बताना। तो ये भी आपका है, ये भी है, ये भी है। जानवरों को परिभाषित करो, ये तो आपका नहीं होगा। तो डी जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कौन सा नहीं है वही बताना है। तो डी वाला नहीं है। ए सी पी सी केवल सी केवल डी। फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे केवल डी दिया गया है, तो यही आपका नहीं है। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चन ईवीएस के जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब इसके आगे जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके ईवीएस के नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इस क्लास को। एनसीईआरटी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।